हेलो एवरीवन, आज हो गया आपका 7 जनवरी और 7 जनवरी के जितने भी द हिंदू का करंट अफेयर्स हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हम देखेंगे। देखिए, पहला जो एडिटोरियल है, द राइट टू डिस्कनेक्ट इन ऑलवेज इकोनॉमी, और ये डिस्कनेक्ट टू एन ऑलवेज इकोनॉमी को लेकर इसमें शशि थरूर के लिखे हैं और इसमें क्या बताया है उसको हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें बात किया गया है ना कि जो भी एम्प्लॉय हैं जब जाते हैं अपने काम करके 8 घंटा ड्यूटी करके, तो उसके बाद भी क्या करता है, जो नॉर्मली मालिक होता है ना, फोन करके उनसे और काम देते हैं लोग। तो क्या ये उससे क्या होना चाहिए, डिस्कनेक्ट होना चाहिए, तब जाकर इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, उछाल आएगा और इकोनॉमी हमको अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगी। तो इसमें सब बताया गया है कि कौन कौन देश ऐसा किया है। अब देखो यहाँ पे हम देखेंगे एक एक करके। देखिए, जो कॉन्सेप्ट है अपना वो है कि जो ऑलवेज ऑन इकोनॉमी एक प्रभाव इस पर पड़ेगा, डिजिटल बाउंड्री ब्लर होना चाहिए और लीगल राइट टू ऑफलाइन, यानी कि ऑफलाइन में क्या होना चाहिए, लीगल राइट होना चाहिए, लीगल राइट टू ऑफलाइन, ये सब चीज़ें हमको होना चाहिए। अब देखिए, इसमें हमको नीड है, डाटा फैक्ट को देखेंगे ध्यान में लेके। तो इसमें बताया गया है उस एडिटोरियल में कि 51% जो वर्क होता है ना, वर्कर जो वर्क करते हैं, काम करते हैं, एक वीक में 49 घंटा करते हैं, ऐसा बताया गया है। और 78% एम्प्लॉई बर्न आउट है। ठीक है, और हमेशा उनको क्या करता है, बहुत सारा मतलब हमेशा उनका जो काम होता है ना, उनसे हमेशा ज़्यादा कराया जाता है। और 12% ऐसे वर्कर हैं जो मेंटल स्ट्रेस को झेलते हैं हमेशा के लिए। और अनसेप्सेशन केस क्या है, ये इसको डिस्क्राइब किया है, जो हमेशा निकालता है। और लीगल स्टेटस इन इंडिया में देखेंगे, ये पूरा वर्ल्ड का, अब इंडिया में इसको देखेंगे तो इससे क्या होता है, हाइपर टेंशन एंड डायबिटीज होता है, एंजाइटी एंड डिप्रेशन की समस्या आती है, रिड्यूज प्रोडक्टिविटी होता है। अगर मानिए कि कोई आदमी 4 घंटा काम करने वाला है, उससे 12 घंटा काम करेगा तो 4 घंटा जितना काम करेगा उतना 12 घंटा नहीं करेगा, जिससे क्या होगा, रिड्यूज प्रोडक्टिविटी उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हाई एब्सेंस हो जाएगा, यानी उसको काम करने का जो उसका काम करने का एक नजरिया था ना, बढ़िया से कर सकता था, वो नहीं कर पाएगा। अब देखिए, इसमें इसको बिल प्रोविजन क्या है, देखिए इसमें कोई नो पेनाल्टी फॉर साइलेंस के लिए है, ग्रीवेंस एंड मैकेनिज्म है, कोई इसमें क्या है, रूल नहीं है, डिफाइंड वर्किंग आवर्स, इसका भी कोई रूल नहीं है, मेंटल हेल्थ सेफ्टी, इस सब ध्यान में कोई ध्यान में नहीं रखता है। ठीक है, तो ये सब है, हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए आप सरकार को बिल लाना चाहिए और इस पर क्या करना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। अब देखेंगे, रास्ता देखेंगे इसका कि कौन कौन ऐसा कर चुका है। फ्रांस ने 2017 में ऐसा बिल ला दिया है, पुर्तगाल भी 2021 में कर दिया गया है, और हालिया में ऑस्ट्रेलिया ने भी ऐसा किया है कि वर्करों पर ध्यान देने के लिए। ठीक है, तो अब यानी ऐसे सरकार को बिल लाना चाहिए जो कि नो पेनाल्टी फॉर साइलेंस के लिए हो, ग्रीवेंस मैकेनिज्म हो, डिफाइनिंग वर्किंग आवर्स हो, मेंटल हेल्थ सेफ्टी हो, सब ध्यान में रखकर वर्कर को, सरकार को ऐसी बिल लाना चाहिए संसद में, जिससे वर्करों को क्या हो, फायदा हो और हम लोग अपने इकोनॉमी में बूस्ट करें। ठीक है, तो ये भी आपका एडिटोरियल था। नेक्स्ट जो हमारा जो डेंजरस पैराडिज्म है ना, यानी ट्रम्प को जैसे कि वेनेजुएला पर कार्रवाई किए और उनको और उनके वाइफ को वहां से मतलब गिरफ्तार करके ले गए लोग, इस पर दिखाया गया है कि कैसे हमें नॉर्म है, मुद्दे ऐसा है, बाद में समस्या हो सकती है और देशों के लिए। तो देखिए, इसमें हम देखेंगे पहला कॉन्सेप्ट में, तब मिलिट्री ऑपरेशन हुआ 2026 में, अब यही देखे ही, इसमें मदुरो का किया गया, उनके वाइफ को उनको क्या किया गया, मतलब गिरफ्तार कर लिया गया है। और किस केस में किया गया है, फेडरल नारकोटिक चार्ज में, यानी कि वो क्या करते हैं, वो नारकोटिक चलाते हैं अमेरिका में। और प्ली ऑफ नॉट गिल्टी, आज जो प्ली है ना, उसमें गिल्टी साबित नहीं किया गया है, अब इनके साबित हुए भी नहीं है, फिर भी उनको क्या कर दिया गया है, गिरफ्तार करके ले जाया गया है। तो अब देखिए, दूसरा है कैजुअलिटी, इसमें जो हुआ है, वेनेजुएलियन जो सिक्योरिटी फोर्स है उनका कैजुअलिटी हुआ है, वो उनका डेथ हुआ है, क्यूबन पर्सनल है उनका डेथ किया गया है। ठीक है, तो इसमें एक कैजुअलिटी हुई है। और इसमें जो लीगल कंटेंशन है उसको ध्यान में देखें तो इसमें किसी देश का सोवरेनिटी को वायलेंस किया गया है अमेरिका के द्वारा। और डिस्क्राइब द किडनैपिंग, और किडनैपिंग
को दिखाता है कि कोई दबदबा दिखाकर किसी को क्या कर सकता है, किडनैप कर सकता है। और अमेरिका दूसरे का मूल अधिकार का बात करता है, लेकिन वेनेजुएला एक कंट्री है, उस पर कोई अधिकार बात नहीं करता है। अब आगे देखेंगे ट्रम्प फॉरेन पॉलिसी सिग्नल, यानी कि ट्रम्प का जो फॉरेन पॉलिसी सिग्नल है, टारगेटेड नेशन यानी टारगेट नेशन है कोलंबिया, ड्रग एक्टिविटी कंसर्न है। क्यूबा को देखेंगे तो प्रेडिक्टेड क्लोब्स है। और मैक्सिको को देखेंगे तो क्या है, शटल हैंडिंग डिमांड है, ठीक है। और ग्रीनलैंड का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है इसमें, ठीक है। तो ये सब क्या है, ट्रम्प का टारगेट है कि इन कोलंबिया पर भी क्या होगा, ड्रग का एक्टिविटी चलाकर उसको क्या करना है, अपने कब्जे में लेना है। क्यूबा को भी लेना है, मैक्सिको को भी लेना है और ग्रीनलैंड को भी लेना है। तो ये सब देश फ्यूचर में टारगेट में है ट्रम्प के, ये भी ध्यान रखना है। और अनलाइटरल मिलिट्री पोस्टर, क्योंकि इनके आसपास जो भी क्षेत्र है उनसे मिलिट्री का जो पोजीशन है वो चेंज होते हुए दिख रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल नॉर्म्स क्या है। अब देखें लीगल जो वायलेंस होता है वो होता है ब्रीच ऑफ यूएन चार्टर। जो यूएन चार्टर में वो बताया गया है कि किसी देश का सोवरेनिटी की रक्षा करना चाहिए, उसका वायलेंस हुआ है। इरोजन ऑफ स्टेट सोवरेनिटी, और किसी देश के स्टेट सोवरेनिटी को भी क्या किया है, खतरे में डाला गया है। ग्लोबल कॉन्सिक्वेंस देखेंगे तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कंडेम किया है। और जो भी प्रेजेंट फॉर अदर पावर जो है, चाइना है, रसिया, वो भी दिखाया है। रिस्क ऑफ क्रॉस बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट, और रिस्क ऑफ इससे क्या हो रहा है, बढ़ेगा, क्रॉस बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, क्योंकि अमेरिका एक शक्तिशाली देश, जब वो ऐसा करेगा तो और देश भी करेंगे। अगला जो हमारा न्यूज है, प्राइवेटाइजेशन एंड पॉलिसी गैप थ्रेटन इंडिया पब्लिक हेल्थ सिस्टम, यानी कहने का मतलब कि जो इंडिया का हेल्थ सिस्टम है उसमें क्या क्या गैप है, क्या समस्याएं हैं, इसमें सरकार को क्या ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में है। तो अब देखिए यहाँ पे हम पहला देखेंगे इसका जो के प्रॉब्लम है, अंडर फंडिंग, यानी अंडर फंडिंग है, यानी जीडीपी स्पेंड का मतलब मात्र 2% इस पर खर्च किया जाता है, ठीक है, यानी 2% से भी कम है जीडीपी स्पेंड। और इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्टेज है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एकदम शॉर्टेज है। ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा गैप है, ठीक है, एक डॉक्टर रह रहा है उन पर 1500 मरीज रह रहे हैं। और देखिए अब प्राइवेटाइजेशन का बात किया गया है, तो प्राइवेट कॉर्पोरेट डोमिनेंस कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट जो हॉस्पिटल है वही डोमिनेंस में है, सरकारी हॉस्पिटल कोई नहीं है डोमिनेंस में। प्रॉफिट सेंट्रिक मेडिसिन बनाया जा रहा है, यानी जो भी प्रॉफिट सेंट्रिक मेडिसिन है उसी को ज़्यादा ध्यान में दिया जा रहा है। पब्लिक फंड डाइवर्जन हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, पब्लिकों को अलग अलग जगह जाना पड़ रहा है और पब्लिक फंड डाइवर्जन को देखने को समस्या मिलती है। अब देखिए मेडिकल एजुकेशन में है कि हाई फी है। अगर मेडिकल एजुकेशन देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हाई फी है, एग्जाम सेंट्रल कल्चर अलग ही है, ठीक है, और पब्लिक फंड डाइवर्जन है, इसमें भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है जो सोशल डिटर्मिनेंट्स है, तो कास्ट एंड जेंडर इनइक्वालिटी है, पोल्यूटेड एंड क्लाइमेट है, प्रोसेस्ड फूड है, ये सब क्या है, सिचुएशन इसमें देखने को मिलता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डॉक्टर, यानी डॉक्टरों का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रूडोल्फ वर्चो कॉन्सेप्ट है। और मेडिसिन एंड सोशल साइंस का इसमें क्या है, समस्याएं आती हैं। नेक्स्ट है ऑटोनॉमी ऑफ द पुअर, जैसे ऑटोनॉमी ऑफ द पुअर, जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें क्या किया गया है कि जो सिचुएशन है उसको क्या किया गया है, पुअर के लिए उतना अच्छा से नहीं किया गया है, ताकि जो गरीब लोग हैं उसको एफर्ट कर सकें। और हिस्टोरिकल रोल मॉडल में देखें तो हमारा क्या है, मुथु कासमी रेड्डी जी हैं, डॉक्टर अगेंस्ट अपार्टमेंट, और चैलेंज है इनजस्टिस, ठीक है। और पॉलिसी अकाउंटेबिलिटी में देखें तो पॉलिसी फेलियर है, यानी कि वीक तंबाकू कंट्रोल देख रहे हैं तो हम लोग तंबाकू कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। राइजिंग ट्रामा केसेज बहुत देखने को मिल रहा है। परसिस्टेंट एनीमिया और परसिस्टेंट एनीमिया भी देखने को मिल रहा है। और जो बकेट एंड टैप एनालॉगी है, इसको भी समस्या ज़्यादातर आजकल देखा जा रहा है, आम हो गया है। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब एथिकल डायमेंशन से इसको देखेंगे तो वही क्या है कि पॉलिसी फेलियर है, बकेट है, हेल्थ सिस्टम, वाटर डिजीज बर्डन हो रहा है। इंदौर में आप देखिए कि टैप पॉलिसी फेलियर है, तो आप एथिकल में इसको क्या कर सकते हैं, आराम से जोड़ सकते हैं। सोशल अकाउंटेबिलिटी को देखेंगे, ठीक है, नॉन इंट्रूटिव इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है लोगों के साथ। मोरल ड्यूटी टू को वॉइस लेस किया जा रहा है, यानी जो मोरल ड्यूटी है उसको क्या किया जाए, वॉइस
चेंजिंग किया जा रहा है। अब देखिए इसका खात्मा का मतलब इसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो इसमें पहला है कि अपने स्पेंड जीडीपी का 3 से 4% इस पर खर्च करें। स्ट्रेंथ प्राइमरी केयर को क्या करें, स्ट्रेंथ करें। और रियल प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करना चाहिए सरकार को, ठीक है। अगला है हमारा जो सफर ऑफ पुअर इक्वाई कंट्रीब्यूट टू द प्रॉब्लम टू, यानी कहने का मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है ना, बोला है कि जो लोग इक्वाई से सफर कर रहे हैं पुअर कंडीशन से, उसमें वही लोग क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट भी किए हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या क्या बोला है दिल्ली एयर पोल्यूशन के बारे में। तो देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के लोगों को बताते हुए बोला है कि जो भी हम इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विक्टिम एज कंट्रीब्यूटर, जो विक्टिम है ना वो कंट्रीब्यूट भी करता है, और नीड फॉर बिहेवियर चेंज, उसको जरूरी है कि अपना क्या करे, बिहेव को चेंज करे, ठीक है। और दूसरा है पॉलिसी फेलियर, एक्शन प्लान अनसक्सेसफुल हो रहा है, जो भी एक्शन प्लान बन रहा है वो अनसक्सेसफुल हो रहा है। इनफेक्टिव रिपोर्ट आ रहा है, जो इफेक्टिव कोई भी रिपोर्ट नहीं आ रहा है। जो पोल्यूशन सोर्स है दिल्ली में नॉर्मली देखा जाएगा तो स्टबल बर्निंग है, यानी पुआल जलाना, वेहिकुलर इमिशन है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, ये सब चीज़ें क्या है, पोल्यूशन का मेन सोर्स है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ट्रेड ऑफ। अब इकोनॉमिक ट्रेड ऑफ क्या है कि सप्लाई चेन डिस्टर्शन हो रहा है, इससे हाउसिंग नीड इम्पेक्ट हो रहा है, समझ आ रहा है ना। तो ये सब गवर्नेंस एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, CQM स्टैट्यूटरी बॉडी 2021 में बनाया गया, इसको NCR कोऑर्डिनेशन किया गया है। AC क्रिटिसिज्म ऑन डिले है दे सकता वो काम चुनवा दे दो। तो अब देखिए जो गवर्नेंस है ना वो ये मतलब CQM को बनाया गया है, स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ध्यान रखिए कि CQM क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको 2021 में लाया गया। अब चैलेंज क्या है, चैलेंज इसमें देखने को मिलेगा कि डाटा इनसिक्वेंसी है, ट्रांसबाउंड्री नेचर है, और कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन इसमें क्या है कि आर्टिकल 21 को क्लीन इन्वायरमेंट के तहत जो जीने का अधिकार है उसको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 48 से DPSP से रिलेटेड है, और आर्टिकल 51 जो है हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है कि क्या करना चाहिए, अपना एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए, अपना भी कर्तव्य निभाना चाहिए। और जो पोल्यूटर पे प्रिंसिपल है ये भी है, और प्रिक्यूशन प्रिंसिपल ये भी लागू होता है। अब सोल्यूशन एंड अप्रोच क्या है, मैंने इसको खत्म कैसे कर सकते हैं, तो इसको है मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, कंटिन्यू मंडामेंट्स है। तो ये सब सिचुएशन क्या है इसमें आती है। अब इसरो कॉल्स फॉर प्रपोजल फ्रॉम इंडियन साइंटिस्ट टू एनालिटिक डाटा फ्रॉम आदित्य, यानी इसरो ने बोला है कि जो साइंटिस्ट हैं आदित्य L1 के द्वारा जो भी डाटा है उसको क्या किया जाए, एनालाइज किया जाए। अब हम देखेंगे इसके बारे में विस्तार से। देखिए ओवरव्यू में देखेंगे तो ये मिशन का ओवरव्यू देखेंगे तो इंडिया का फर्स्ट सोलर मिशन है, और इसको 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था, और L1 रीच डेट 6 जनवरी 2024 को क्या पहुंच गया था। ट्रेवल किया था 127 दिन तक है, ठीक है। इसका बेसिक डाटा हो गया। नेक्स्ट है जो हमारा लैग्रेंज पॉइंट है L1, डिस्टेंस पृथ्वी से कितना है 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम अर्थ, और कंटिन्यूअस सोलर ऑब्जर्वेंस, और इसको क्या कर रहा है, सोलर का ऑब्जर्वेशन कर रहा है, नो ACPX फॉर ओकुलेशन कर रहा है, और हाई स्टेबिलिटी विथ, जो स्टेबिलिटी है ना, हाई स्टेबिलिटी है किसका, आदित्य L1 का। अब देखिए अनाउंसमेंट क्या किया गया है, देखिए फर्स्ट साइकिल इसका जनवरी 26 में कंप्लीट हुआ। इनवाइट रिसर्च प्रपोजल, और रिसर्च प्रपोजल को क्या किया गया है, इनवाइट किया गया है, और एम टू मैक्सिमाइज साइंटिफिक रिटर्न, और इससे रखा गया है ना कि जो भी आदित्य L1 रिपोर्ट भेजा हुआ है उससे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सूर्य के बारे में जानकारी प्राप्त करें ताकि दुनिया को पता चले, ठीक है। अब देखिए एलिजिबिलिटी फॉर रिसर्चर, एलिजिबिलिटी रिसर्चर के लिए क्या होना चाहिए, इंडियन साइंटिस्ट एंड रिसर्चर होना चाहिए, एफिलिएट विथ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज के लिए, फोकस होना चाहिए सोलर फिजिक्स साइंस पर, और एक रोल निभाना चाहिए प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर IP। ये आपको रिसर्चर के लिए क्या है, एबिलिटी होना चाहिए। और डाटा रिसर्च में देखेंगे तो 23 TB पब्लिक डाटा रिलीज करेगा, और ग्लोबल साइंटिफिक
इक्विबलेशन है, फिर रिवेल पब्लिकेशन होगा, और जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है इसका उसमें है शिफ्ट टू हेलो फिजिक्स, एकेडमिक इसरो कोलैबोरेशन। ये सभी चीज़ें उसमें क्या है, इसरो का ध्यान में रखकर किया जाए ताकि फ्यूचर में भी हम लोग ऐसे ऐसे लॉन्च कर सकें। अब देखिए अभी हमारा साइंस पेज से द हिंदू का उठाया गया है, नो जस्ट फॉरेस्ट वाई ग्रासलैंड ऑल्सो बिलोंग इन नेशनल क्लाइमेट प्लान, यानी कि इसमें ग्रासलैंड जो है ना उसको नेशनल क्लाइमेट प्लान के रूप में देखा गया है, और किस प्रकार एग्जीक्यूट किया जाएगा उसको भी हम देखेंगे। देखिए हम एक एक करके देखेंगे। इंट्रोडक्शन में देखेंगे पहले हिस्टोरिक फॉरेस्ट सेंट्रिक बाइस है, और मेजर कार्बन सिंक को भी इसमें ध्यान में रखा गया है, और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में इसको कन्वर्ट करने का ध्यान है। 2026 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंगलैंड्स इसको क्या किया है, घोषित किया गया है। और जो केप एग्जाम्पल है जैसे क्राडो ब्राजील का, अफ्रीकन सेवन को, ऑस्ट्रेलिया का डेजर्ट ग्रासलैंड, 16 ग्रासलैंड इंडिया का, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक ग्रासलैंड है, इनको भी ध्यान देने की जरूरत है सरकार को। देखिए इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, कि इकोलॉजिकल इसका इम्पोर्टेंट है, सोल कार्बन एक्सक्यूशन है इसका, वाटर साइकिल रेगुलेशन में बहुत महत्वपूर्ण दिक्कतें हैं, डिजर्टिफिकेशन प्रिवेंशन में अपना, और फायर रेजिस्टेंस में भी अपना क्या करते हैं, सहयोग करते हैं ये। अब सोशल इसका देखें इम्पोर्टेंस में, तो ये क्या करते हैं, पास्टोरलिस्टिक लिवलीहुड को भी सपोर्ट करते हैं, इंडिजिनियस मैनेजमेंट करते हैं, और ट्रेडिशन ग्रासिंग को भी बढ़ावा देते हैं। और इनको खतरे क्या है, थ्रेट क्या है, तो एग्रीकल्चर कन्वर्जन हो रहा है, अनसाइंटिफिक एफोरेस्टेशन हो रहा है, यानी जंगलों की कटाई, इन्वेजिव स्पीसीज बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा है इनको, माइनिंग फॉसिल फ्यूल से इनको दिक्कत है, क्लाइमेट इंडक्ट ड्रग्स, ये सब क्या है, समस्या है, इनके लिए खतरा है। और इंडिया का स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो मैनेज बाई 18 इसको मिनिस्ट्री, इसको कितने 18 मिनिस्ट्री के द्वारा क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है। मिस क्लासिफाइड एंड वेस्टलैंड है, नीड फॉर एनडीसी इंक्लूजन और कम्युनिटी बेस्ड कन्वर्सेशन होना चाहिए, ताकि क्या हो, सभी चीज़ें आसानी से। वे फॉरवर्ड क्या है, इसका समाधान क्या है, इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच होना चाहिए, यानी जो इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच है उसको ध्यान में रखना चाहिए। सिक्योर इंडिजिनियस एंड राइट्स लैंड, यानी इंडिजिनियस लैंड को राइट के सिक्योर करना चाहिए, उनके लिए अधिकार को, राइट कन्वर्सेशन कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और साइंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग होना चाहिए, न कि कुछ भी बैठकर पॉलिसी बना दे जिससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये रहा हमारा आज का जितने भी द हिंदू का करंट अफेयर से हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।